हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 20th नंबर का। और अभी तक जो है हम 19 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं, वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये उम्मीद भी हम आपसे करते हैं कि जिस प्रकार से हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, उसी प्रकार से आप भी जो है अपनी सफलता को पाने के लिए लगातार प्रयासरत होंगे और अपने जो आपका जो वर्क है, आप जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, उसको और बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। और लगातार अगर नहीं कर रहे तो करिए, करते रहिए उसको, ताकि जो चीज़ बेस्ट है उसको और बेस्ट बनाइए। ठीक है ना। जो चीज़ आती है उसको फिर वो ऐसा आना चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाए तो फिर वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है ना। कोशिश करना है ना, कोशिश करने में क्या जाता है, कहते हैं ना कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। तो भाई कोशिश करते रहिए ताकि CUET में आप भी एक अच्छा स्कोर कर सके और जो कॉलेज आपको चाहिए, जो कॉलेज आप पाना चाहते हो, कॉलेज आपको आसानी से मिल जाए, ताकि जो आपका कैरियर है वो ऊंचाइयों की तरफ बढ़े। क्योंकि ये तो एक जो है शुरुआत है, यहाँ से ये चीज़ आप भी जानते हैं भाई, कॉलेज अच्छा मिलेगा, आगे चल के प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा, सब चीज़ें अच्छी अच्छी होंगी। तो इसलिए जो है अच्छे हार्ड वर्क के साथ CUET का एग्ज़ाम देना है आपको। ठीक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। ठीक है ना। दोनों पार्टों को मिला करके आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 12 to 13 क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट में भी आपके 12 to 13 क्वेश्चन। तो टोटल आपको मिला करके जो है दोनों पार्टों को 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो आज जो है हम प्रैक्टिस टेस्ट जो आपका 20th नंबर का है उसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए भाई आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 20th प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि 5% इनकम ऑफ P इज इक्वल्स टू 15% इनकम ऑफ Q एंड 10% इनकम ऑफ Q इज इक्वल्स टू 20% इनकम ऑफ R। इफ द इनकम ऑफ R इज 4000 रुपीज देन द टोटल इनकम ऑफ P, Q एंड R इज। P की 5% आय Q की 15% आय के बराबर है और Q की 10% आय R की 20% आय के बराबर है। यदि R की आय 4000 रुपये है तो P, Q और R की कुल आय कितनी है। तो देखियो भाई, यहाँ पे आपको दिया गया है, कि 5% इनकम ऑफ P। ठीक है ना। तो P इंटू 5% मतलब हो गया 5/100 इक्वल्स टू किसके हो जाएगा आपका 15% इनकम ऑफ Q। तो हो जाएगा Q इंटू 15/100। अब देखिए 100 से 100 आप कैंसिल कर दीजिए, 100 से 100 आपने कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका P/Q। P/Q कितना हो जाएगा, तो आपने क्या हो जाएगा 15/5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कि P/Q कितना आ जाएगा, तो आपने कहा जाएगा आपका 3/1। कितना आ जाएगा आपका 3/1 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब जरा सेकंड स्टेप पे चलते हैं। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना। अब जरा सेकंड पे आ जाओ। सेकंड स्टेप आपका क्या है कि एंड 10% इनकम ऑफ Q इज इक्वल टू 20% इनकम ऑफ R। तो अब देखो यहाँ पे, अब भाई 10% मतलब 10/100 आप करेंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट आप इसको लिख लीजिए ऐसे कि Q इंटू 10 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा R इंटू 20। डायरेक्ट हमने लिख दिया। अपॉन में 100 आएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो अगर मैं आपसे कहूँ तो Q/R कितना होगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 20/10। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि Q आपका R कितना आएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा आपका जो है 2/1। कितना आ जाएगा 2/1। अब देखो एक रेशियो आपको P और Q का मिल गया, एक रेशियो आपको Q और R का मिल गया। अब तीनों का रेशियो एक साथ निकाल लीजिए, अर्थात यहाँ पे अब आप निकाल लीजिए P
अब आप निकाल लीजिए P रेशियो Q रेशियो R। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए P रेशियो Q रेशियो R, ठीक है ना, P रेशियो Q रेशियो R। तो यहाँ पर देखो P रेशियो कितना है, तो आपने कहा 3 रेशियो 1 है, Q रेशियो R कितना है 2 रेशियो 1 है, और यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे करना है, देखो यहाँ का जो ये गैप है इसको कौन फिल करेगा, ये 1 फिल करेगा, इस गैप को कौन फिल करेगा, ये 2 फिल करेगा। अब जो है कॉलम में इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा पी क्यू आर का 6 रेशियो 2 रेशियो 1। कितना आ जाएगा, 6 रेशियो 2 रेशियो 1। अब कह रहा है कि इसमें जो आर की इनकम है वो कितनी है, 4000 रुपीज़। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर की जो है रेशियो में कितना उसका शेयर है 1, तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 4000 के, ठीक है ना। 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 4000 के। तीनों की टोटल कितनी है, P प्लस Q प्लस R, तीनों की मिला के टोटल इनकम कितनी है। तो आपने कहा कि रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो में टोटल तीनों कितनी है, तो 6 प्लस 2 प्लस 1, रेशियो का टोटल है आपका जो है 9, और यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आपकी 4000, तो 9 इंटू 4000 बराबर हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज़। कितना हो जाएगा, 36,000 रुपीज़। क्लियर है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे Q अपॉन R है, या आपका जो है Q बराबर 2R के होगा, Q बराबर 2R के होगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ से इनकम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई Q बराबर 2R के है, R की जो इनकम है 4000 है, तो Q की इनकम कितनी हो जाएगी, 8000, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो P बराबर किसके हो जाएगा, आपका 3Q के, ठीक है ना, P बराबर 3Q के। तो जब Q की इनकम जो है आपकी 8000 आ जाएगी, तो P की इनकम आ जाएगी 24,000, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। इस प्रकार से रेशियो बना के भी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ में चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों की अलग अलग निकाल लीजिए, आर की आपको पता, सबको आपस में ऐड कर दीजिए, आपका वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि देखो Q की कितनी आ जाएगी 8000, P की कितनी आ जाएगी आपकी, तो P की आ जाएगी जो है 24,000, 24,000 8000 हो गया आपका 32, और 32 में 4 ऑर्डर कर दिए 36,000, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इन 5/6 टाइम्स ऑफ द बेस। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है और प्रत्येक समान भुजा आधार का 5/6 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो देखो भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो आपने यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल इस प्रकार से बना लिया, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जहाँ पर ये आपका बेस है, ठीक है। अब बेस आपने मान लिया अगर A, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगी आपकी 5A/6, और ये भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 5A/6 हो जाएगी। क्योंकि जो बाकी दो समान भुजाएं हैं वो आधार का कितना है, आधार का जो है 5/6 है, ठीक है। तो अगर आपने बेस A मान लिया तो ये भुजा कितनी हो जाएगी आपकी 5A/6, ये हो जाएगी आपकी 5/A/6। इसको आपने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया B, और इस एक पॉइंट को आपने नाम दे दिया C। ये हो गया ABC, एक आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि दो उसकी जो साइड है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखो यहाँ पर दिया गया उसका परिमाप, आपको पेरीमीटर दिया गया, कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपको 32 सेंटीमीटर। तो जो है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस क्या होता है आपका, तो आपने कहा कि पेरीमीटर होता है आपका तीनों साइड्स का जो है योग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर बात करें तो 5A/6 प्लस 5A/6 प्लस आपका A, ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 32 के, कितने बराबर हो जाएगा 32 के। भाई तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है आपका जो है आइसोसेलेस का पेरीमीटर, आइसोसेलेस का परिमाप। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 5A प्लस 5A प्लस हो जाएगा ये 6A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 32 × 6,
ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 16a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 32 इंटू 6, तो ये जाएगा आपका a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा जो है आपका 12, a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 12। तो जब a इक्वल्स टू आपका 12 आ जाएगा तो देखो जरा एक भुजा ये कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा एक भुजा हो जाएगी आपकी जो है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, एक हो जाएगी आपकी 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो ये भी 10 हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी और ये हो जाएगी आपकी 12। ठीक है, अर्थात जो ए बी है वो आपकी 10 है, जो ए सी है वो भी आपकी 10 है, जो बी सी है वो आपकी 12 है। क्लियर है, समझ में बात आ रही है। अब देखो क्या पूछा है, तो पूछा है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया क्या होता है आपका, अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया का फार्मूला क्या होता है आपका, एरिया का फार्मूला आपका होता है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी क्या है, ये आपकी तीनों क्या है, आपकी जो इसमें भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो अगर s बराबर क्या होता है, s इक्वल्स टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से जब आप निकालोगे तो s बराबर क्या निकल के आएगा, देखो जरा, तो आपने कहा 10 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के आएगा आपका 16। कितना निकल के आएगा, 16। ठीक है ना, तो s इक्वल्स टू 16 है, a b और c की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा आपका रूट के अंदर 16 इंटू 16 माइनस 10 इंटू 16 माइनस 10 इंटू 16 माइनस आपका 12। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा आपका, तो रूट के अंदर आपका 16 मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 6 और ये हो जाएगा आपका 4। जब आप इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका 2 6 है तो एक 6 बाहर आ जाएगा और 4 आ जाएगा आपका 2 का, तो ये आ जाएगा आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका जो है एरिया आ जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया भाई। ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला ये होता है, ठीक है, एस का फार्मूला ये होता है, आपको तीनों भुजाएं पता है, आपका आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि अ मैन कैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर बाई मोटरसाइकिल। ही ट्रेवल्स बैक द सेम डिस्टेंस at a speed of 10 km per hour. What is his average speed for the entire trip? एक आदमी मोटरसाइकिल से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, वह वापस उसी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है? तो देखो भाई, इसमें आप एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। वो डायरेक्ट फार्मूला क्या है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जैसे यहाँ मान लो एक स्थान आपका ए है, दूसरा स्थान आपका बी है, वह इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्पीड से जाता है। वह स्पीड क्या है आपकी, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, और फिर इस दूसरे स्थान से फिर पहले जहाँ से वो गया था उसी स्थान पर वापस आता है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का, डायरेक्ट फार्मूला आप लगा सकते हैं एवरेज स्पीड का। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन ध्यान रखिएगा डिस्टेंस आपकी सेम होनी चाहिए और एक स्पीड से वह उस एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया है और उसी दूसरे स्थान से पहले स्थान पर फिर वापस आया दूसरी स्पीड से, तो ये आपका एवरेज का डायरेक्ट ये फार्मूला लग जाएगा। जहां पर a बराबर क्या है आपका, जहां पर a बराबर है आपका जो है 25 किलोमीटर पर आवर और b बराबर कितना है आपका 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ से निकाल लो आप एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आ जाएगा आपका जो है एवरेज स्पीड इक्वल्स टू आ जाएगा जो है
टू इंटू 25 इंटू 10 अपॉन हो जाएगा आपका 25 प्लस 10, तो यह आ जाएगा आपका 2 इंटू 25 इंटू 10 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 35। तो किससे 5 से इसको डिवाइड कर दो दोनों को, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 7 जा 35 और 5 5 जा 25। और कुछ डिवाइड होगा, 7 से ऊपर के कोई भी नंबर जो है कट नहीं होंगे। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जो है 100/7, और 100/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 14:2/7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका जो है क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 100/7 को आप क्या लिख सकते हैं, 14:2/7 किलोमीटर पर आवर। तो ये एवरेज स्पीड निकल के आएगी। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो जब भी एवरेज स्पीड की बात हो, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक स्पीड से गया हो और उसी दूसरे स्थान से पहले स्थान पर फिर दूसरी स्पीड से वापस आया हो, तो अब डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए है कि सोहन्स टेस्ट मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स इंग्लिश एंड हिंदी आर इन द रेशियो 7:11। If he got 20 marks more in Hindi than in English, what are his marks in English? दो विषयों अंग्रेजी और हिंदी में सोहन के परीक्षा अंक 7:11 के अनुपात में हैं। यदि उसे अंग्रेजी की तुलना में हिंदी में 20 अंक अधिक मिलते हैं तो अंग्रेजी में कितने अंक मिलते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। डायरेक्ट जो है यहाँ पे देखो आपको दिया गया है इंग्लिश और हिंदी का जो है जो उसमें अंक उसको मिले उसका रेशियो दिया गया 7:11। ठीक है ना, तो हमने यहाँ लिख लिया इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के जो अंक उसको मिले हैं तो उसका रेशियो कितना है, तो आपने कहा उसका रेशियो है 7:11। कितना है, 7:11। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ़ ही गॉट 20 मार्क्स मोर इन हिंदी देन इन इंग्लिश, उसको हिंदी में इंग्लिश से 20 अंक ज़्यादा मिले हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका रेशियो है इसका डिफरेंस कितना है हिंदी और इंग्लिश का। अगर मैं बात करूं कि हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे डिफरेंस कितना है रेशियो में, तो आपने कहा रेशियो में डिफरेंस है आपका 11 - 7, रेशियो में डिफरेंस है 4। और यहाँ पे जो नंबर्स उसको मिले उसमें कितने का डिफरेंस दे रहा है 20 का, तो ये हो जाएगा आपका 4 = 20th के, तो 1 = हो जाएगा आपका 5 के। 1 = कितने हो जाएगा 5 के। अब इस 5 का मल्टीप्लाई आप इस 7 में कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई आप इस 11 में कर दीजिए, तो 7 5 जा 35 हो जाएगा और 11 5 जा आपका 55 हो जाएगा। तो इंग्लिश में उसके कितने नंबर हैं, इंग्लिश में उसके 35 हैं, इंग्लिश में उसके 35 हैं और हिंदी में उसके 55, हिंदी में उसके 55 हैं। किसका पूछा गया उसका आंसर आप दे दीजिए। तो उसमें पूछा गया है कि व्हाट आर इन मार्क्स इन इंग्लिश, तो ऑप्शन आपका जो है 35 वाला सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, हिंदी में उसको मिले जो है 55 और इंग्लिश में मिले जो है उसको 35, दोनों के देखो 20th नंबर का डिफरेंस है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से रेशियो के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अ गोल्ड ब्रेसलेट इज सोल्ड फॉर 14,500 रुपीज एट ए लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड ब्रेसलेट। एक सोने का कंगन 20% की हानि पर 14,500 रुपये में बेचा जाता है। तो सोने के कंगन का क्रय मूल्य क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो आपको यहाँ पर एसपी दिया गया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, तो आपने कहा 14,500। आपको यहाँ पे लॉस परसेंटेज दिया गया है, लॉस परसेंटेज कितना है, तो आपने कहा 20%। तो जब 20% का लॉस है तो कितना हो जाएगा आपका 100 - 20,
तो ये आ जाएगा आपका 80%। कितना हो जाएगा? 80%। ठीक है, क्लियर भाई। लॉस मतलब उसको घाटा हो गया, उसकी कमी हो गई। अगर प्रॉफिट होता तो 100 प्लस होता, और आपका लॉस है तो 100 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। भाई उसने पैसा लगाया 100%, लेकिन उसको कितना मिल रहा है? 80%। अब यहाँ पे आपको निकालना है सीपी। आपको निकालना क्या है? आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एसपी इंटू 100, अर्थात 14,500 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका लॉस। तो लॉस कितना है आपका? 80% का, तो अपॉन 80 आ जाएगा। ठीक है ना, इंटू 100 पहले से आपने ऊपर लिख दिया है, इसलिए अपॉन 100 अब करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ इनको आपको ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में भी 100 कर दिया, तो फिर तो गड़बड़ हो गया मामला। अब देखो यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जरा 8 का भाग दे दो, तो 8 1 जा 8, कितना बचेगा यहाँ पे? 65 हो जाएगा। 8 8 जा 64 बचेगा आपका यहाँ पे कितना? 64। तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा यहाँ पर। जब 10 हो जाएगा तो 8 1 जा 8। ठीक है, अब 2 बचेगा। अब 2 से 20 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा? 20। तो 8 2 जा 16। अब बचेगा 4। तो अब देखो यहाँ पे एक जीरो और है, तो जब 4 बचेगा तो ये 40 हो जाएगा। और 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। तो जिसका जो सीपी निकल के आ जाएगा वो निकल के आएगा आपका 18,125 रुपये। तो भाई उसने 18,125 रुपये में उसको ख़रीदा था और 14,500 रुपये में उसको बेच रहा था, तो उसको लॉस हो गया कितने का? 20% का। क्लियर है? तो ऑप्शन जो है यहाँ पे कौन सा होगा? देखो जरा, तो आपने कहा ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नो डी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? उसका जो सीपी निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18,125 रुपीज। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है कि अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours, while it covered 24 kilometer upstream and 12 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of the current. एक नाव धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, जबकि यह 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 12 किलोमीटर धारा के अनुकूल 9 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। स्पीड ऑफ करंट आपको बताना है। तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे यहाँ से पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जगह की कमी ना पड़े। अब यहाँ पर देखो क्या है, कह रहा है कि अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours। देखो एक बोट है जो है स्ट्रीम में कुछ इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। एक बोट है जो स्ट्रीम में अर्थात धारा के जो है एक बार साथ में जाती है और एक बार धारा के विरुद्ध जाती है, ठीक है। तो अ बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जब वो है जो है उसके प्रतिकूल आती है तो वह 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और जब उसके अनुकूल जाती है तो वह 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और टाइम कितना लेती है? 6 घंटे का। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर मान लिया कि जो बोट है उसकी स्पीड आपने मान लिया 1 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड आपने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड आपने क्या मान ली? 1 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड आपने मान ली 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका कि 24 अपॉन ए प्लस बी प्लस 12 अपॉन ए माइनस बी, और टोटल टाइम जो उसको लगता है वो लगता है 6 घंटे का। वो कितना लगता है? 6 घंटे का, ठीक है भाई। जब वह धारा की जब वह डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो उसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? आपस में ऐड हो जाएगी। और जब वह जो है स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी बोट, तो जो बोट की स्पीड है वह स्ट्रीम की स्पीड से क्या हो जाए, जो बोट की स्पीड है वह स्ट्रीम की स्पीड से पहली बात तो ज़्यादा होगी। अगर भाई कम होगी तो स्ट्रीम तो उसको बहा के ले जाएगी, ठीक है ना। और दूसरी कंडीशन में क्या होगा? इन दोनों की स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बन गया 6। अब देखो यहाँ पर एक काम करो,
यहाँ पर आप मान लो कि 1/a प्लस बी इक्वल्स टू आप v के मान लो, ठीक है, और 1/a माइनस बी इक्वल्स टू आप u के मान लो। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा आपका जो है 24v प्लस 12u इक्वल्स टू आपका 6 के हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने मान लिया 1/a प्लस बी को v के बराबर और 1/a माइनस बी को आपने u के बराबर मान लिया। अब इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन जरा देखते हैं। फिर कह रहा है कि वाइल इट कवर्स 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर दिया गया है आपका, यहाँ पर आपका दिया गया है कि 12/a प्लस बी प्लस आपका 24/a माइनस बी इक्वल्स टू आपका 9। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12v प्लस 24u इक्वल्स टू आपका 9 के हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि 1/a प्लस बी आपने v के बराबर माना है, 1/a माइनस बी आपने u के बराबर माना है। अब देखो एक इक्वेशन आपका ये बन गया, एक इक्वेशन आपका ये बन गया और एक इक्वेशन आपका ये बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को जरा हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमें v और u की वैल्यू मिल जाएगी। जरा सॉल्व करो भाई, कितना आएगा। तो आपने कहा ये है आपका 24v प्लस 12u इक्वल्स टू 6 के, और ये है आपका 12v प्लस 24u इक्वल्स टू है आपका 9 के, ठीक है। अब देखो तो नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये v बराबर हो जाएगा। अगर नीचे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा जो है, ये बन जाए, इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ पे v को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, हमने सेकेंड वाले इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। जब 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24v प्लस का हो जाएगा 48u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा 18। अब देखो इसको माइनस कर लो, इसको माइनस कर लो। जब माइनस करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना आपका, ये 36 आ जाएगा, 8 माइनस 2 तो आपका 6, 36u आ जाएगा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू आ जाएगा जो है आपका कितना बचेगा आपका 12। तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो आपने कहा u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/3। u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, u इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/3। यहाँ तक बात समझ में आ गई। u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3। अब देखो इसी प्रकार से u की वैल्यू एक में रख दो तो आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे एक इक्वेशन अगर हम फर्स्ट में रखते हैं, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में u की वैल्यू को रखते हैं कितना हो जाएगा आपका 24v प्लस आपका हो जाएगा 12 इंटू 1/3 इक्वल्स टू है आपका 6। तो 3 4 जा आपका हो जाएगा 12, 4 जब उधर जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा आपका 1/12। v बराबर आ जाएगा आपका जो है 1/12। क्लियर है, तो यहाँ तक बात क्लियर। अब देखो आगे, तो यहाँ पे आपका आ गया, देखो यहाँ पे आपका आ गया v बराबर 1/12, u बराबर 1/3। आपने माना है कि 1/a प्लस b बराबर आपका v था। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस b, यहाँ पे आपका आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू हो जाएगा आपके किसके 12 के, और a माइनस b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3 के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, u इक्वल्स टू 1/3 के है और u बराबर आपने बना है 1/a माइनस बी, तो a माइनस बी इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा और आपका a प्लस बी इक्वल्स टू 12 के हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो यहाँ से आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी। और a आपने क्या माना है, बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट, और b आपने माना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पर देखो अगर हम दोनों को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15, 2a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी जो है बोट की स्पीड आ गई। आपको बोट की स्पीड नहीं, आपको चाहिए स्ट्रीम की स्पीड। तो अब जो है इन दोनों को क्या कर लो, इन दोनों को जो है आपस में माइनस कर दो।
तो अगर इन दोनों को आपस में एक ही जो है वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो अगर यहाँ पे a प्लस यहाँ पे यहाँ पे a की वैल्यू रखनी है, तो a प्लस नहीं, यहाँ पे a की वैल्यू को रख लो, तो जाएगा आपका a कितना है 7.5 प्लस b इक्वल्स टू आपका 12 है, तो b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 7.5, तो ये हो जाएगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगी आपकी बोट की स्ट्रीम की। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो स्पीड ऑफ बोट कितना है आपका 7.5 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना निकल के आएगा आपका 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा क्या गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 67 के पावर 25 माइनस 1 मस्ट बी। संख्या 67 के पावर 25 माइनस 1 के इकाई स्थान पर अंक होना चाहिए 0, 6, 8 या नन ऑफ दिस। देखो भाई बहुत सिंपल सा है। अब यूनिट डिजिट्स के कुछ आपके रूल होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में आपका 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो अगर उसकी पावर में आप चाहे जितना कर दें, लाख करोड़ जितना आप चाहे कर दें, तो उसका यूनिट डिजिट सेम वही संख्या होगी। और अगर ये नहीं है, ये कोई भी अंक नहीं, 0, 1, 5 एंड 6, इसके अलावा कोई नंबर है उस संख्या के यूनिट डिजिट में, तो फिर वहां पे आपको लगाना है रूल ऑफ साइक्लिसिटी। अब रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है तो जरा उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया है 67, अब दिया है 67 की पावर है आपका 25 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें सॉल्व क्या करना है, 7 के पावर 25 माइनस 1 सॉल्व कर लें, ठीक है भाई। यूनिट डिजिट ही तो लेना है हमें, यूनिट डिजिट मतलब जो सबसे आपका जो है राइट एंड का जो आपका पहला नंबर होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या कहता है, जो आपका पावर है, पावर को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर आएगा उसको उसकी पावर में रख दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अर्थात जो पावर लगा पूरा का पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो पावर में आप 4 रखेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इस 4 से 25 को डिवाइड करते हैं, तो आपने कहा 4 6 जा 24, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम रखेंगे 7 के पावर 1 माइनस 1। 7 के पावर 1 क्या होता है 7, 7 माइनस 1 हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे आपका जो यूनिट डिजिट है इसका वो 6 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में बात आ गई? तो अगर किसी संख्या के यूनिट डिजिट में आपका 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो चाहे उनकी पावर में जितना लगा दी उसका यूनिट डिजिट सेम वही संख्या होगी। लेकिन अगर उसके अलावा कोई है तो फिर आप वहाँ पर लगाते हैं रूल ऑफ साइक्लिसिटी। और रूल ऑफ साइक्लिसिटी क्या है, जो पावर है उसमें पहले 4 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर लास्ट में बचेगा उसको पावर में रख दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में आपको 4 रखना है। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए जरा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ABCD इज ए स्क्वायर विथ RC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AP इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD इज। दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसमें RC बराबर 4 सेंटीमीटर, AP बराबर 2 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग ABCD की भुजा है। देखो भाई, अच्छा ये बताओ कि जो है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड का स्क्वायर। भाई एरिया ऑफ आप स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे अगर आप मान लो कि आपने BC को A मान लिया, आपने AB को A मान लिया, अब देखो यहाँ पे आपको ये RC की यहाँ पे आपको वो मेजरमेंट दी गई कितनी है, तो RC बराबर दिया गया है 4 सेंटीमीटर और आपको AP दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, ये है यहाँ पर है AP, यहाँ पे AP नहीं P यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है AP,
ठीक है, ये है आपका यहाँ से यहाँ तक AP, और इसकी मेजरमेंट कितनी दी गई है, इसकी मेजरमेंट दी गई है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ आपने साइड कितनी मानी है, BC और AB को A। तो अगर मैं आपसे कहूं कि PD बराबर क्या होगा, तो PD कितना हो जाएगा, तो आपने कहा A-2 हो जाएगा। ठीक है ना, PD कितना हो जाएगा आपका, A-2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि DR कितना होगा, तो आपने कहा A-4 हो जाएगा, क्योंकि भाई D से C तक का तो पूरा A है। ठीक है, D से C तक पूरा A है, लेकिन ये आपका 4 है, तो ये A से D से R तक कितना हो जाएगा आपका, A-4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो PD बराबर कितना है, PD बराबर है आपका A-2, और DR बराबर कितना है, तो DR बराबर है आपका A-4। अब देखो आपको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां पर देखो आपको इस शेडेड एरिया का जो एरिया है वो आपको पता है कितना है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसका एरिया यहां पर निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, इसके एरिया से शेडेड एरिया, शेडेड जो आपका ये एरिया है, इसके एरिया से अगर मैं इसके एरिया को माइनस कर दूं, ठीक है ना, तो आपको जो है यहाँ पर ये इसके बराबर में हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका जो ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इसका एरिया आपको पता है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है इसका एरिया आपको नहीं पता, और इसकी जो आपको साइड है वो पता है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा जो है आपका A स्क्वायर क्या हो गया, साइड का स्क्वायर, माइनस A-2 इंटू, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि A स्क्वायर माइनस A-2 इंटू A-4, ये किसके बराबर में है, ये बराबर में है 88 के बराबर में है, क्योंकि इसका एरिया आपको पता है कितना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4A होगा, फिर माइनस का 2 कर दो तो माइनस का 2A, प्लस का 8 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 88 होगा। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये प्लस का 6A हो जाएगा, 4A और 2A 6 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल्स टू 88 के हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस A स्क्वायर से ये A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 6A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 88 प्लस 8, तो 6A इक्वल्स टू हो जाएगा 96 के, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका, 16 सेंटीमीटर। क्लियर है, और आपको साइड ही तो बतानी थी स्क्वायर की ABCD की, तो आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 9th नंबर का क्वेश्चन है कि द व्हील ऑफ एन इंजन 25 डेसीमीटर्स इन सर्कमफ्रेंस मेक्स 10 रोटेशन इन 4 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील। 25 डेसीमीटर परिधि वाले एक इंजन का पहिया 4 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो पहिए की गति ज्ञात कीजिए। पहिए की जो स्पीड है वो आपको बताना है, क्या होगा, 16 किलोमीटर पर आवर होगा कि 24.5 किलोमीटर पर आवर होगा कि 32.8 किलोमीटर पर आवर होगा कि 22.5 किलोमीटर पर आवर होगा। तो यहाँ पर देखिए जो दिया गया है वो आपको जो है व्हील का सरकमफ्रेंस कितना दिया गया है कि 25 डेसीमीटर परिधि वाले इंजन का जो पहिया है वो 4 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया गया है डेसीमीटर में, ठीक है ना, 25 डेसीमीटर। तो अगर डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, तो 1 डेसीमीटर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर के होता है। तो आपने कहा 25 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर के, ठीक है, कितने होगा, 250 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखो कह रहा है कि जो है 25 डेसीमीटर परिधि वाले इंजन का पहिया 4 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है। तो अगर मैं बात करूं कि उसने 4 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो द व्हील ट्रेवल इन 4 सेकंड, व्हील ट्रेवल इन 4 सेकंड,
तो आपने कहा कि भाई 10 चक्कर उसने लगा लिए 4 सेकंड में, और एक बार जब वह पूरा चक्कर लगाएगा तो वो 250 सेंटीमीटर जो है चलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो कितना दूर उसने ट्रेवल किया, तो आपने कहा 250 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपका 2500 सेंटीमीटर। 2500 सेंटीमीटर तो उसने चल लिया 4 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 2500 अपॉन 4, ठीक है ना। अब देखो ये 1 सेकंड की वैल्यू आपको पता है। अब इसको अगर हमको घंटे में कन्वर्ट करना है कि 1 घंटे में कितना वह चला, ठीक है ना, 1 घंटे में कितना चला, तो 1 आवर इक्वल्स टू हो जाएगा कितना आपका 3600 सेकंड के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 घंटा बराबर किसके हो जाएगा 3600 सेकंड के। तो अगर मैं कहूँ आपसे कि यह 1 घंटे में 1 आवर में कितना चला, तो आपने कहा हो जाएगा 2500 अपॉन 4 इंटू हो जाएगा आपका 3600, क्या हो जाएगा 3600, ठीक है। अब जरा इसको कैंसिल कर लो, 4 9 जा आपका 36, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 2 जीरो, तो ये आपके 4 जीरो, तो ये आ जाए आपके आ जाएंगे 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 4 आपका 22, तो ये हो जाएगा आपका जो है 22,50,000 सेंटीमीटर पर आवर आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका सेंटीमीटर पर आवर, लेकिन यहाँ तो आपको देना आंसर देना है किलोमीटर पर आवर में। तो अब इसको जो है सेंटीमीटर को आप किलोमीटर आवर में किलोमीटर में चेंज कर लीजिए। तो आपका यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1 लाख सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1 लाख सेंटीमीटर के। तो अगर मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 लाख किलोमीटर के। तो अगर इसको मुझे चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा 22 5 1 2 3 4 0 अपॉन करना पड़ेगा 1 लाख, ठीक है ना। तो 5 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशा लाख, ठीक, क्लियर है। अब देखो इसको कैंसिल कर लो यहाँ पे, तो आपने कहा 1 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, और जब 225 में जब 10 से आप भाग देंगे तो जाएगा आपका 22.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो पहिए की स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 22.5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई कि भाई देखो पहले डेसीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर के, तो 25 डेसीमीटर बराबर 250 सेंटीमीटर के। अब जो है वह 4 सेकंड में 10 चक्कर लगाता है, तो 4 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है, तो 2500 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में तो 2500 अपॉन 4। अब इस सेकंड को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, आवर में। तो 1 घंटे में भाई 3600 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा आपका जो है 1 आवर में कितना चलेगा, तो 22,50,000 सेंटीमीटर पर आवर। अब सेंटीमीटर को आपने किलोमीटर में चेंज कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका जो है कि 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8 माइनस 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर में होगा, 0 की 1/3 की 1 की आपका 5। तो देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8। अब यहाँ पर जरा एक का आप रेशनलाइजेशन करके देखिए क्या आता है। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप 1 अपॉन रूट 9 माइनस रूट 8 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दीजिए। तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर भी आप रूट 9, अब रेशनलाइजेशन में अगर यहाँ जो माइनस लगा है तो सिंबल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता तो क्या हो जाता, वो माइनस हो जाता। तो यहाँ पे माइनस पे हो जाएगा आपका प्लस रूट 8 अपॉन रूट 9 प्लस रूट 8। ऊपर नीचे दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका रूट 9 प्लस रूट 8 अपॉन कितना हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 8,
कितना आ जाएगा 9 माइनस 8 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका √9 प्लस √8, यही तो आपका बचेगा इसको जो है सॉल्व करने पे। ऐसे ही आगे भी यही आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे लिया, इसको हम लिख सकते हैं √9 प्लस √8, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, ये ऊपर क्या हो जाएगा √8 प्लस √7, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। फिर यहाँ पे है प्लस, ये हो जाएगा आपका जो है √7 प्लस √6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस, हो जाएगा √6 प्लस √5, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका प्लस √5 प्लस √4 हो जाएगा। अब देखिए जहाँ जहाँ पे माइनस, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका √9 प्लस √8, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √8 माइनस का √7 आ जाएगा, प्लस का √7 प्लस का √6 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का √6 और माइनस का √5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा प्लस का √5 प्लस का √4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखिए, तो आपका जो है √8 से √8 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, √7 से √7, √6 से √6, 5 से 5, यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा आपका √9 माइनस √4, तो 9 होता है 3 का रूट, 4 होता है 2 का, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई। इसको जब आपने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9 प्लस √8 आएगा। जब रेशनलाइजेशन होता है तो जो सिंबल होता है आपका डिनोमिनेटर में वो चेंज हो जाता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √8 प्लस √7, ये इसको सॉल्व करेंगे तो √7 प्लस √6, इसको सॉल्व करेंगे तो √6 प्लस √5 प्लस √4, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ माइनस तो हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ बचा √9 माइनस √4, तो √9 होता है आपका 3 का और 4 जो होता है 2 का, तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 1। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है कि इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ ए क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2, what should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 282 runs। एक क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट 10 ओवर में जन रन रेट था कितना था, 3.2 था। तो अगर मैं बात कहूँ कि फर्स्ट 10 ओवर में टोटल रन कितने बने, तो आपने कहा 10 इंटू 3.2, टोटल रन बने आपके फर्स्ट 10 ओवर में केवल 32। अच्छा टारगेट कितने का है, टारगेट है जो है 282 रन का, ठीक है ना। तो अगर मैं बात आपसे कहूँ कि रेस्ट रन कितने हैं, शेष जो आपके रन हैं वो कितने हैं, तो आपने कहा कि अभी तक 32 रन बन गए, टोटल बनाने हैं आपको 282 माइनस का 32, तो अभी भी उसको जो है 250 रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं। और यहाँ पर जो है उसके और कितने शेष है 40, तो रन रेट क्या होगा, तो आपने कहा कि अब जो है उसको रन रेट जो चाहिए, जिसको रन रेट चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका टोटल रन, जितने रन बनाने हैं अपन टोटल ओवर, तो ओवर कितने हैं उसके पास 40, और टोटल जो उसको रन बनाने हैं वो है 250 अपॉन 40, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 का आप 25 में भाग दे दीजिए, तो 4 6 जा 24, 1 आपका होल्ड हुआ, पॉइंट लगाया 0 बनाया 10 हो गया, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, 6.25 का रन रेट चाहिए, 6.25 का रन रेट चाहिए। क्लियर, समझ में आया भाई। फर्स्ट 10 ओवर में उसका रन रेट था 3.2, अर्थात फर्स्ट 10 ओवर में उसने केवल 32 रन बनाए, उसको बनाने हैं टोटल 282 रन, तो अभी भी उसको 250 रन बनाने हैं, लेकिन उसके पास ओवर कितने हैं 40, तो उसका जो अब रन रेट होना चाहिए कितना होना चाहिए 6.25
पर ओवर अब उसको जो है बनाने पड़ेंगे। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 16 इफ 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर इज ग्रेटर देन 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर बाई 4 देन द टू नंबर्स आर। दो संख्याओं का अंतर 16 है। यदि छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या का 1/7 से 4 अधिक है तो संख्याएं हैं। देखो भाई, आपने यहाँ पे मान लिया कि लेट द नंबर्स आर ए एंड ए प्लस 16। क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 16 है, तो अगर एक संख्या a है तो दूसरी संख्या a प्लस 16 हो जाएगी। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है, क्या कह रहा है कि जो है यदि छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/7 से 4 अधिक है, तो यहाँ पर देखो छोटी संख्या मान लेते हैं a, भाई एक संख्या a होगी, दूसरी संख्या a प्लस 16 होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी a। ठीक है ना। तो जो छोटी संख्या a है उसका 1/3 अर्थात a/3 और a प्लस 16/7 ये जो है इससे कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है ना। तो छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/7 से 4 अधिक है, तो छोटी संख्या a है उसका 1/3 मतलब 1/3 कितना हो गया 1/a/3, और जो बड़ी संख्या है उसका 1/7 कितना हो गया a प्लस 16/7। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 4 है। ठीक है। अब देखो सॉल्व करो कितना आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, यहाँ पे हो जाएगा 7 3 जा 21, तो 3a और माइनस का आ जाएगा 48 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4a इक्वल्स टू हो जाएगा 21 × 4 और प्लस का हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका क्या हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 प्लस का 48 कितना हो जाएगा आपका ये 132 हो जाएगा। 4a बराबर 132, तो a बराबर आ जाएगा आपका 33। कितना आ जाएगा a बराबर 33। तो एक संख्या आपकी 33 हो गई, एक संख्या आपकी 33 हो गई और एक संख्या हो गई 33 प्लस का आपका 16। तो एक संख्या हो जाएगी 33 और एक संख्या हो जाएगी आपकी 49। कितनी हो जाएगी 49। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। एक संख्या है आपकी 33 और एक संख्या है आपकी 49, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को चला पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 8 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर। द मदर इज 22 years ओल्डर देन द सन। What will be the age of the father after 4 years? एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग माँ की वर्तमान आयु से 8 वर्ष अधिक है। माँ बेटे से 22 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो। देखो जरा सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे दिया है प्रेजेंट टाइम में जो उनकी फादर और सन की जो है प्रेजेंट जो आयु का जो योग है, ठीक है ना, वो मदर की आयु से कितना अधिक है 8 अधिक है। मतलब इन दोनों की जो एज प्रेजेंट एज का जो सम है, तो मदर की जितनी एज है उससे वह 8 ज़्यादा है। ठीक है ना, 8 ज़्यादा है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मदर प्लस आपका 8, मदर की एज जो भी होगी उसमें प्लस का 8 कर देंगे तो इसके बराबर में हो जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि द मदर इज 22 years ओल्डर देन द सन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आगे आपको कंडीशन दी गई है कि मदर की जो एज है वो प्रेजेंट में जो सन की एज है उससे जो है 22 years वह ज़्यादा है। अगर मुझे सन की एज पता चल जाए कि कितनी है तो उसमें मैं 22 ऐड कर दूँ तो मुझे मदर की एज मिल जाएगी। ठीक है ना। तो प्रेजेंट टाइम में जो मदर की एज है वो सन की एज से उसके पुत्र की एज से जो है 22 ज़्यादा है।
तो यहाँ पे मदर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सन प्लस 22। अब यहाँ पे आप क्या करो, मदर की जगह इसको रख दो, मदर की जगह इसको आप रख दो, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फादर प्लस सन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सन प्लस 22 प्लस आपका 8। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सन से सन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो फादर की जो प्रेजेंट टाइम में एज आ जाएगी, फादर की जो प्रेजेंट टाइम में एज होगी वो होगी 30। फादर की जो प्रेजेंट टाइम में एज है वो है आपकी 30। और यहाँ पे आपसे यही तो पूछा है कि व्हाट विल बी द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 ईयर, तो प्रेजेंट टाइम में है 30, तो फादर द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ द फादर आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा 30 प्लस 4 34 ईयर, क्योंकि प्रेजेंट टाइप में तो 30 है लेकिन पूछ रहा है आफ्टर 4 ईयर, तो आफ्टर 4 ईयर उसकी जो एज हो जाएगी वो 34 ईयर हो जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से और कम समय में मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।